नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस पर्यावरण के 22वें एपिसोड में। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार यूपी टेट को टारगेट करते हुए अभी वर्तमान में मैं जानता हूं कि 2021 बैच का कोई भी बच्चा यूपी टेट का कोई भी क्लास नहीं देख रहा होगा। वह अपने अपने तमाम सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यस्त होगा या कुछ भी कर रहा होगा, लेकिन यूपी टेट की क्लास कोई नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सभी लोगों के लिए मैं जिस क्लासेज का निर्माण कर रहा हूं, यह क्लासेज आपके लिए रामबाण साबित होंगी। और अभी फिलहाल की डेट में मात्र इसी वजह से मैं दिन भर में 10 वीडियो नहीं देता हूं, मात्र एक वीडियो यूट्यूब पर डालता हूं, जिससे कि कोई भी बच्चा अगर किसी भी चीज़ की वर्तमान में तैयारी कर रहा है, जब आप यूपी टेट के लिए स्पेशल पढ़ेंगे उस समय तो हमारी क्लासेज लगातार जाएंगी जितनी भी जा सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, इसी वजह से एक क्लास जाती है। क्योंकि एक क्लास बच्चा दिन भर में 20 मिनट 15 मिनट निकाल के देख सकता है। और देखने के बाद मैं अवश्य कहूँगा कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। और जितने चीज़ें मैं यूपी टेट के पर्यावरण को टारगेट करते हुए पढ़ाऊंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 25 से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्जाम, जो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है प्राइमरी लेवल के लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो कि बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप इसे जो है अगर 2022 में सुपर टेट देने वाले हैं तो आपको मार्केट में और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन हर जगह यह बुक अवेलेबल है। आप इसके बाद इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं मार्केट के तमाम सारी किताबों का रिव्यू करने के बाद आपको चक्षु पब्लिकेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके का बुक है। इसमें जो है समस्त स्टडी गाइड बुक है। इस बुक को लेने के बाद आपको जो है कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें जो है संपूर्ण जो पिछले दो बार पेपर सुपर टेट का हुआ है उसका भी हल प्रश्न पत्र दिया गया है, और संपूर्ण अध्यायवार इसमें थ्योरी दी गई है। निश्चित रूप से अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें जो आपके समस्त जो आपके सिलेबस है, उस सिलेबस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर पिछली दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि लगातार आपसे डिस्कस किया गया है। और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपका जो सिलेबस है वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके के मतलब की पेपर क्वालिटी है। आप उत्तर प्रदेश के जो पेपर हुए हैं आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेपर दिखाए जा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं। पेपर बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद मैं बात करूं मित्रों, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो है गलती की संभावना बहुत ही ना के बराबर है ना, गलती बहुत ही ना के बराबर है। आप इस बुक को पूर्णतः आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन भी बहुत ही डिस्क्राइब करके किया गया है, ऐसा नहीं है बहुत ही सटीक इसका वो कर दिया गया है। पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, स्टडी गाइड बुक के साथ साथ आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा, क्योंकि गाइड बुक पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस से ही बहुत निखार आपके अंदर आएगा। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। 3000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, और 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 8000 से ज़्यादा प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो इसमें भी 2 साल पेपर दिया गया है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप इसे मार्केट से, अपनी बगल के दुकान से, या इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन से, हर जगह से आप इसे जब इस समय हम थ्योरेटिकल पार्ट आपका कवर करा दिए होंगे, और जब हम आपके यूपी टेट जब आप देने लायक होंगे, जब अभी तो आप बच्चे हैं, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे, आप यूपी टेट देने लायक होंगे, तब उस समय हम क्या करेंगे, हम केवल आपका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, जिससे आप जो है मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हम आपके लिए बेहतर क्वेश्चनों को कलेक्शन करके आपको करवाता रहूँगा। चलिए आज बात करते हैं मित्रों रोग के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, मैं जो है रोगों पर ट्रिक भी बना सकता था, लेकिन मैंने ट्रिक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि ट्रिक बहुत से लोग याद करते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग केवल एक बार परिचित हो जाइए। मुझे पता है कि आप लोग अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम सारे लोग जो भी बीएड डीएलएड कर रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कभी न कभी जरूर किए होंगे, और निश्चित रूप से इस चीज़ को जानते होंगे। केवल मैं इस चीज़ को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके सिलेबस में यह भी है, आपको यह भी पढ़ना है। इसी
वजह से मैं ट्रिक नहीं बताया हूँ। आपको निश्चित रूप से इसे जो है याद भी होगा, और याद करने के लिए कभी आगे अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो ट्रिक दूंगा। अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रिक मेरी तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ठीक है मित्रों। विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बार एक क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था कि मलेरिया निम्नलिखित में से किस के कारण होता है। और 99% जो यूपी टेट वाले बच्चे थे उन्होंने मलेरिया का रोगवाहक, मलेरिया किससे होता है वो जीवाणु लगा के आए थे, जो कि गलत है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। यही एक क्वेश्चन अभी तक यूपी टेट के इतिहास में पूछा गया है। आगे भी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि धीरे धीरे यूपी टेट का जो सिलेबस है, लेवल है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए विषाणु से होने वाले रोग की बात करें मित्रों, एड्स। जो एड्स होता है, जो HIV वायरस की वजह से होता है, वो जो है विषाणु से होता है, ठीक है। HIV वायरस होता है। सबसे पहली बात मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एड्स का जो है फुल फॉर्म जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एड्स है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, ठीक है, डेंगू। उसके बाद बात करें ट्रेकोमा है, मोनोजाइटिस है, खसरा है, रेबीज है, गलसुआ है, पीलिया है और पोलियो है। इतने रोग जो है किससे होते हैं? विषाणु से होते हैं। अब इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता तो हमें नहीं लगती है। एक बार हम देख लेंगे और एक बार मैं इसे नोट्स में, नोटबुक में लिख लूँगा, और उसके बाद समय समय पर इसका मैं रिवीजन करता रहूँगा। हमें निश्चित रूप से याद रहेगा। एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, मोनोजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया और पोलियो। अब कुछ लोग कहेंगे इसके बारे में, रोग के बारे में बताइए। जिस रोग के बारे में आपको देखना हो, आपके पास गूगल है, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी। एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ट्रेकोमा, मोनिंजाइटिस, खसरा, रेबीज, गलसुआ, पीलिया, पोलियो। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो ऐसे ही याद कर सकते थे। आप बिल्कुल, आप अपने मन से भी किताब में लिखा होता याद कर सकते हैं, लेकिन यूपी टेट में क्या क्या लगातार पूछा गया है, उस चीज़ को मैं आपको केवल बताने के लिए उद्देश्य से यह वीडियो बनाया हूँ। और इस वीडियो में 10 क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा। विषाणु की खोज किसने किया था, आपको बताना है। यहाँ आपके लिए गृह कार्य है कि विषाणु की खोज किसने किया था, ठीक है। ट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ट्रिक पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जीवाणु से होने वाले रोग कौन से प्रश्न आपसे पूछा जाता है? टाइफाइड किससे होता है, यह आपसे पूछा जाता है। प्लेग पूछा जाता है। उसके बाद तपेदिक पूछा जाता है। और कुष्ठ रोग भी आपसे पूछा जाता है। हैजा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और बाकी याद कर लीजिए। गोनेरिया है, सिफिलिस है, टाइफाइड है, प्लेग है। प्लेग किससे होता है आप सभी लोग जानते हैं, चूहा से प्लेग होता है ना। तो उसके बाद डिप्थीरिया है, तपेदिक है, काली खांसी है, निमोनिया है, टिटनेस है, हैजा है, कुष्ठ रोग है। ये सभी किससे होते हैं? जीवाणु से होते हैं। जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं। हमें अंग्रेजी बहुत कम आती है, इसको बैक्टीरिया कहते हैं, इससे जो है वायरस कहते हैं। अब कवक का कोई पूछ लेगा तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि नहीं पता है मुझे। जल से होने वाले रोग आपसे पूछा जाता है। कभी कभार यह भी पूछ लिया जाता है कि हैजा किससे होता है। मित्रों, जो हैजा है यह जल जनित रोग है। जल प्रदूषण के कारण हैजा भी होता है, और जल प्रदूषण के कारण जो टाइफाइड, आपको वर्तमान के समय में टाइफाइड लोगों को होना आम बात है। टाइफाइड बहुत मतलब कि बहुत ही नॉर्मल बीमारी है, होती है, ठीक भी हो जाता है। तो टाइफाइड भी जो है दूषित जल के पीने से ही होता है। जो आपको बुखार होता है, लगातार 15 दिन से बुखार होते हैं, तो चेक कराते हैं टाइफाइड प्लस। पीलिया भी जो है इससे ही होता है। जल से होने वाला पीलिया भी जल से होने वाला ही रोग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जल से होने वाले रोग कौन से हैं? जल से मतलब जल प्रदूषण से होने वाले रोग, टाइफाइड, हैजा और पीलिया। और भी कुछ है तो आप लिखिएगा, ठीक है। एक दिन मैंने बताया था कि जल से होने वाला रोग अतिसार भी है। बताइए क्या अतिसार किसे कहते हैं? क्या हैजा को अतिसार बोला जाता है? आप सर्च करके बताइएगा। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? मित्रों, कवक से जो है जितने भी दांत खाज खुजली वाला सिस्टम होता है ना, वो सब फंजी इन्फेक्शन होता है, फंजल इन्फेक्शन, वही होता है कवक से होने वाले रोग। गंजापन है, दमा है, दाद है, खाज है, खुजली है और एथलीट फूट, ठीक है। एथलीट फूट बीमारी जो है, ये सभी जो है किससे होते हैं? कवक जनित रोग हैं। किससे होते हैं? कवक जनित, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? याद तो भाई ट्रिक से आप मैंने बताया नहीं। गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फूट, ये सभी जो है कवक से होते हैं। जीवाणु से गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस, हैजा और कुष्ठ रोग। ये टिटनेस किससे होता है? जो टिटनेस वाली सुई लगती है, कोई जंग वाली चीज़ से आपका चोट लग जाता है, टिटनेस होता है। और टिटनेस जब हो जाता है तो इसमें जो है जबड़ा लाख हो जाता है। इसे हम टिटनेस को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, ठीक है।
समझ गया है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं किसी रोग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा। टिटनेस को जबड़ा लाख हो जाता है टिटनेस से, मैं इसे धनुष्टंकार रोग भी बोला जाता है, ठीक है, धनुष्टंकार। आगे बात करते हैं मित्रों प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे कोई भी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। आपसे दमा पूछा जा सकता है, दमा किससे होता है, तो दमा जो है कवक से होता है, और बाकी सब लोग बता देते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा पायरिया भी जो मुख में होता है, पायरिया, कालाजार यह भी जो है प्रोटोजोआ से होता है, पेचिस भी प्रोटोजोआ से ही होता है, और निद्रा रोग भी जो है प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस में बहुत से बच्चे लगा देंगे कि पेचिस जो है जीवाणु की वजह से होता है, ध्यान रखिएगा पेचिस जो आपकी पड़ती है वह जो है प्रोटोजोआ की कमी से ही होता है, प्रोटोजोआ से ही होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं मैं जो रोग मैंने आपको बताने का प्रयास किया, बहुत ही महत्वपूर्ण रोग मैंने आपको दिया, इसकी कोई ट्रिक मैंने नहीं बताया। कभी भविष्य में अगर मुझे लगेगा ट्रिक की आवश्यकता है तो आप जो बना बनाया ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं, फिर उसके बाद जो पुराना ट्रिक है मैं उस ट्रिक को बताना नहीं चाहता था, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप जानते हैं, बस केवल दिखाने का मेरा एक उद्देश्य था, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों 10 क्वेश्चन के बारे में। 10 क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, या वायुमंडलीय दाब का मात्रक कौन, मात्रक नहीं, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, किस यंत्र से मापा जाता है, ठीक है। बताइएगा वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर है या हाइग्रोमीटर है, ठीक है। मैं आपको दोनों चीज़ें देता हूँ। हाइग्रोमीटर या बहुत ही ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। मित्रों वायुमंडलीय दाब जो होता है वह हाइड्रोमीटर से नापा जाता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हुआ है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। कैसे आप ध्यान रखेंगे, कैसे आपको याद करना है, वायुमंडल में यहाँ पर डाय आ रहा है, हाइड्रोमीटर में यहाँ पे डाय आ रहा है। इसी से आप ट्रिक लगा लीजिए कि हाइड्रोमीटर मतलब वायुमंडलीय, वायुमंडल में डाय आ रहा है, हाइड्रोमीटर में डाय आ रहा है, तो वायुमंडलीय दाब हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और जो हाइग्रोमीटर है इससे जो है वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, ठीक है। तो वायुमंडल ड से याद करना है, हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, ठीक। आगे बात करते हैं वायु की गति किससे मापी जाती है। दो क्वेश्चन मैंने यंत्रों से लिया है जो कि आपकी परीक्षा में पहले पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि हाइड्रोमीटर से जरूर क्वेश्चन बनेगा। वायु की गति किससे मापी जाती है, तो वायु की गति जो है मित्रों एनीमोमीटर से मापी जाती है, सॉरी एमिनोमीटर, क्या है एमिनोमीटर, ठीक है। एमिनोमीटर से जो है वायु की गति मापी जाती है, किससे, एमिनोमीटर, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप लगा लीजिएगा, आगे जरूर आएगा। आगे बात करते हैं मित्रों मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं। आपने जाना कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, ठीक है, इतना तो जानते ही हैं। तो क्या पूछा गया, मौसमी घटनाएं किस में परिवर्तित होती हैं, तो ध्यान रखिएगा मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है, किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में। और जो आपका वो है क्या नाम है समताप मंडल, उसमें जो है जहाज चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है मौसमी घटनाएं नहीं होती हो, एरोप्लेन उसी में चलता है। समताप मंडल में ही जो है आपका ओजोन परत भी पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए ओजोन परत पर मैंने बेहतरीन क्लास लिया है। प्रश्न नंबर 4 है भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है। ध्यान रखिएगा जो मानसून वाला चैप्टर है मैं इसे प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छी तरीके से लूँगा, लेकिन इस समय जो है आपके डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, इस वजह से मैंने इसे नहीं लिया है, क्योंकि आएगा इसी वजह से मैं कभी पूछा गया है। आप ध्यान रखिएगा वायुमंडल में सबसे पहले जो है मानसून भारत में केरल में आता है। कहाँ आता है, केरल में। और भारत में अगर पूछा जाए, ध्यान रखिएगा बस इतना ही आप ध्यान रखिए, मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। और भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में आता है, तो केरल राज्य में आता है। बस इतना दोनों आप ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बात करते हैं मित्रों पृथ्वी के किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी 2 बराबर भागों में विषुवत रेखा से बटी हुई है। मैंने जैव विविधता में आपको बताया था कि सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो अगर सर्वाधिक जैव विविधता विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाया जाता है तो इसका जायज़ सी बात है कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होती होगी, ठीक है। तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय क्षेत्र में
सर्वाधिक वर्षा होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों पर, जो पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव हैं, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। आगे बात करें मित्रों, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है। मित्रों, महासागरों की औसत गहराई जो है 4000 मीटर होती है। कितनी होती है? 4000 मीटर। 4000 किलोमीटर नहीं होती है, 4000 मीटर होती है, मतलब 4 किलोमीटर ऐसा माना जाता है। ठीक है, पूरे विश्व में कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। महासागर वाला टॉपिक आपके चैप्टर में है, मैं इस टॉपिक कर रहा हूँ। महासागर आपके सिलेबस में है, तो मैं महासागर जरूर करवाऊंगा, और वही चीज़ें करवाऊंगा जो कि यूपी टेट के लिए, क्योंकि आप यूपीएससी नहीं देने जा रहे हैं, नहीं यूपी पीसीएस देंगे। जो भी आपके यूपी टेट में आएगा बिल्कुल उतना ही कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, फर्जी बातें मैं नहीं करता हूँ। सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर आता है? सौर विकिरण का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टेट एग्जाम, बहुत बार पूछा गया है। तो सौर विकिरण का 100% भाग तो सूर्य से चलता है, लेकिन मात्र 51% भाग ही पृथ्वी पर आता है। कितना आता है? मात्र 51% भाग ही जो है पृथ्वी पर आता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा के कितने % भाग को हम पृथ्वी से देख पाते हैं। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। 8वां प्रश्न आपके लिए है कि चंद्रमा, ऊपर दिख रहा है, देखो ऊपर दिख रहा है, चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को, 8वां क्वेश्चन आपके लिए है कि चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को हम पृथ्वी से देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के मात्र 59% भाग को जो है हम पृथ्वी से देख पाते हैं। ठीक है, मात्र 59% भाग को हम पृथ्वी से देख पाते हैं। 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि 9वां क्वेश्चन आप बताइएगा कि भारत देश में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पे पाई जाती है। 9वां क्वेश्चन आपके लिए है। और 10वां क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत देश की वर्तमान राजधानी क्या है। यही लिखिएगा कि भारत देश की वर्तमान राजधानी क्या है। उम्मीद करता हूं 10वां क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत से बच्चे इसका जवाब जरूर देंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। और आप लोग एक चीज़ बताइएगा कि मैं पर्यावरण की 21-22 क्लासेज हो चुकी हैं, 23-24 क्लासेज, मैं चाहता हूं कि 25 क्लास पर्यावरण की पूरी कर दूं। आप बताइएगा कि पर्यावरण को कवर कराने के बाद क्या मैं मनोविज्ञान पढ़ाऊं या हिंदी पढ़ाऊं। जो भी आप कहेंगे मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि हिंदी में भी मैंने लगभग 10, 12, 15 क्लासेज मैंने आपको लिया है, और निश्चित रूप से काफ़ी चीज़ें मैंने हिंदी में कवर कराया है यूपी टेट को स्पेशल टारगेट करते हुए, और उसमें डीएलएड को भी टारगेट मैंने लिया था उस समय पर। आप बताइएगा कि मनोविज्ञान में पढ़ाऊँ या यूपी टेट का मनोविज्ञान पढ़ाऊँ या हिंदी पढ़ाऊँ। आप जरूर बताइएगा इन दोनों में से किस चीज़ को आपको चाहिए। मनोविज्ञान मुझे पता है कि आपको मनोविज्ञान देना उचित रहेगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मनोविज्ञान का 12-13 टॉपिक मैंने आपको दिया है, उसके आगे बढ़ाया जा सकता है यूपी टेट को टारगेट करते हुए। ठीक है, बताइएगा। मात्र 25 क्लास पर्यावरण पर दिया जाएगा, उसके बाद जो आगे की क्लासेज बचेंगी वो क्लासेज जो है आपको प्रैक्टिस के माध्यम से मैं कवर कराऊंगा जब आप यूपी टेट देने लायक होंगे। ठीक है, मैंने आपको केवल रिदम बनाया कि आपको पर्यावरण किस तरीके से पढ़ना है, और जितने पर्यावरण 25 क्लासेज में मैं पढ़ा दूंगा, निश्चित रूप से यही सब चीज़ें आपकी यूपी टेट में आएंगी। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार आप सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए ही मेहनत करता हूं और लगातार प्रयास आपके लिए ही अनवरत रूप से करता रहूँगा। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बद्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेहनत आपको इतनी खामोशी से करना है कि आपके जो पड़ोसी हैं, जो चाहते हैं कि आप कभी सफल ही ना हो, जो आपको असफल ही देखना चाहते हैं, अभी आप उनसे कुछ मत कहिए कि मैं सफल होने वाला हूँ। इतनी खामोशी से, इतना दबा के मेहनत कर दो कि जिस दिन आप सफल हो जाओ उसके बाद उन्हें पता चले कि सफल आप हो गए हैं। पढ़ना उनके लिए है जो आपको असफल होता देखना चाहते हैं। केवल और केवल उन्हें टारगेट करके पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि सफल ना हो। आपके सामने आपको हतोत्साहित करने वाले कमेंटबाजी करते हैं, तो उन्हें ही कुछ करके दिखा देना है। ठीक है, चलिए बातें ख़त्म करते हैं और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैंने ज़्यादा चीज़ें इस वीडियो में नहीं दिया, आगे मैं देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।